खुशामदीद, आदाब। आज 25 जनवरी है। सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं। सलाम जी के सभी नाज़रीन, आज की अहम तरीन नशरियात में जहाँ शुरुआत हम जम्मू कश्मीर की खबरों से करेंगे, वहीं दूसरे पड़ाव पर आते आते दिल्ली की खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे और आखिर पर जब तीसरे पड़ाव पर आएंगे तो बैनुल-अक़वामी खबरें आपको बताएंगे और कुछ अहम तरीन मामला जो पूरे मुल्क के अंदर हो रहे हैं उस पर भी गुफ्तगू करने की आज कोशिश करेंगे। आज भी खबर की तह तक कुछ अहम बातें आपके साथ करने की कोशिश करेंगे और आपका फीडबैक लेने की भी हम कोशिश करेंगे। प्रोग्राम जब शुरू हुआ है तो टीवी पर आप तो हमें देख ही रहेंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल पर भी आप आइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वहां पर, ताकि आप वहां से भी हमारे साथ बराह रास्त वहां पर कमेंट्स करके अपनी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये राब्ता रहेगा जी अभी से लेकर 10 बजे तक सुबह के इस प्रोग्राम के अंदर, जिसे हम सलाम जेके कहते हैं। तो इसमें हमारी कोशिश रहती है कि इस तरीके से आपके सामने हम ज्वाइन करें और 9:40 का वक्त होता है जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुल जाती हैं और हम मुंतज़िर रहते हैं कि आप हमारे साथ बराह रास्त बात करें, आपके मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुंच सके उस वक्त जब मसाइल का हल ढूंढना इंतहाई ज़रूरी है। प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज 25 जनवरी है, तो 25 जनवरी माजी के अंदर चूंकि एक लंबी फहरिस्त होती है, एक बहुत बड़ी यादगार होती है हमारे पास, के बड़े वाक़यात होते हैं जिन्हें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन आज के दिन चंद वाक़यात क्या कुछ अहम तरीन हुए हैं आपको बताएंगे आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खुशामदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। दिल्ली के स्टूडियो से हम राह रास्त हैं और 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे से करेंगे। आज खास क्या कुछ है 25 तारीख में, वो जरा आपको बताते हैं। आज कौमी सतह पर वोटर्स डे भी बनाया जा रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी देर में आएंगे। और कौमी सतह पर ही आज सयाहत का दिन भी मनाया जा रहा है। और 1839 में आज ही के दिन चिली में तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया, 10,000 से ज्यादा लोगों की आज के दिन मौत हुई थी। 1955 में रूस ने आज ही के दिन जर्मनी से जंग खत्म की, लेकिन आज थोड़ी देर में हम जब आगे चलेंगे तो बताएंगे कि दोबारा से तकरीबन 60 वर्षों के बाद जंगी सूरत हाल बनी हुई है रूस और आसपास के ममालिक में। 1980 में आज ही के दिन मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया और यह अवार्ड उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों की तालीम के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने कोशिशें इकदाम किए थे। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान आज ही के दिन बांग्लादेश के सदर मुंतखब हुए। तारीख आज की 25 जनवरी थी। और आज ही के दिन साल 2002 में अर्जुन सिंह भारतीय फिजाइया के पहले एयर मार्शल बने। 25 तारीख को साल 2002 में 18 बरस उन्हें भी मुकम्मल हो गए, यानी फिजाइया के अंदर इस ओहदे को 25 बरस मुकम्मल हो गए, बल्कि 18 बरस मुकम्मल हुए। 25 तारीख को शुरुआत इसकी हुई थी आज के दिन। 1971 में आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिला। आज के दिन फुल स्टेट हिमाचल प्रदेश को करार दिया गया था। साल था 1971, तारीख थी 25 जनवरी। 25 जनवरी 1579 को आज ही के दिन डच जमहूरिया का कयाम अमल में आया और मुख्तलिफ ममालिक इसके बाद इस डच में आए। और 1924 में आज ही के दिन पहले सरमाई ओलंपिक गेम्स फ्रांस के शहर शेमोक्स में मुनाकिद की गई। कुछ दिन बाद 4 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक्स का भी आप एक मंजर देखेंगे। लेकिन 1924 में आज ही के दिन शुरुआत हुई थी खेलों की। और अब जब हम आहिस्ता आहिस्ता चीन की तरफ बढ़ेंगे तो 4 तारीख से दोबारा एक और बड़ा इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट है इस बार, विंटर ओलंपिक्स जिन्हें आप कहते हैं। शुरुआत आज से ठीक तकरीबन 97-98 वर्ष कबल पहला जब सरमाई ओलंपिक्स हुआ था, पहली बार गेम्स हुई थी 1924 में। 25 तारीख को शहर था सेमोनिक्स फ्रांस का, जहां से इन खेलों का आगाज हुआ। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा आपको बताते हैं पहले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का हाल, क्योंकि यह हाल अपडेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जी। इस अपडेट की वजह से बहुत सारे लोग पहले कहते हैं जनाब इसी पर गुफ्तगू किया जाए और उसके बाद दीगर खबरों पर आया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस शहरा पर सफ़र करना होता है और अपडेट का वो मुंतज़िर होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि तकरीबन 33 घंटे तक जो ट्रक लगी बैठी थी, ब्रेकडाउन जिसका हुआ था, वो कल हटा दी गई, जिसके बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर यकतरफा ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया था। और आज भी यकतरफा ट्रैफिक चलाने की बात सूबाई इंतजामिया और ट्रैफिक मुंतजमीन की तरफ से जो है वो कही गई है। और इस सिलसिले में जहां एक तरफ से यकतरफा ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया था और लगातार वहां पर पंथियाल से दीगर मकामात पर जो
सड़क की परेशानी है, जिस तरीके का सड़क पर काम चल रहा है और जिसकी वजह से अबूर मरूर काफ़ी मुश्किल हो रहा है, उसको लेकर भी रियासत के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग का एहतमाम किया गया और उस मीटिंग के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अब इस बात का फैसला ले लिया गया है कि पंथियाल टनल को 15 अप्रैल तक मुकम्मल करके खोल दिया जाए। और इस बीच आपको बताएं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर इस वक्त एकतरफा ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन पंथियाल वो मकाम है जहां पर सबसे ज्यादा स्टोन शूटिंग हुई, सबसे ज्यादा पत्थर गिरे, मिट्टी के तोदे गिरे। और ये कल की तस्वीरें हैं पंथियाल का थोड़ा करीबी इलाका सेरी रामबन, जहां पे भारी भरकम लैंडस्लाइड की वजह से कौमी शाहराह बंद हुई। लेकिन इस सारी सूरत हाल का नेशनल हाईवे 44 पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, इसका जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए.के. मेहता की तरफ से जायजा मीटिंग बुलाई गई और दो चीजें बड़ी क्लियर कर दी गई। जो ओवरलोड गाड़ियां इस वक्त, जिनमें ट्रक्स हैं या कैरियर्स जिनको आप कहते हैं, वो इस वक्त चाहे वादी जा रहे हो, वादी से जम्मू की तरफ आ रहे हो, उनको किसी भी कीमत पे नहीं बख्शा जाएगा। सख्त कार्रवाई करने की चीफ सेक्रेटरी की तरफ से मुतलकिन को हिदायत दे दी गई। यानी ओवरलोड आप करेंगे तो इस पर आपको नुकसान भी काफी ज्यादा उठाना पड़ सकता है। एक तो ये कर दिया गया है, चूंकि एक जो गाड़ी है 36 टन ड्राई राशन लेकर, कई ऐसे हमने देखा कि गाड़ियां गई जिन्होंने जो कवायद बने हैं नेशनल हाईवे के ऊपर, किस तरीके से कितना लोड लेकर आपको टोटल चलना है, वो सारी वायलेशंस नेशनल हाईवे के ऊपर देखी गई, जिस दौरान कई गाड़ियां फंसी। थोड़ी सी बारिश में भी उनका आगे जा पाना मुश्किल हुआ और उनमें से एक तस्वीर आपके सामने है। यानी ओवरलोड करने वालों के खिलाफ जहां पर नकेल कसने की इंतजामिया कोशिश कर रही है, तो दूसरी बात इसी हाईवे के ऊपर पंथियाल के मकाम पर तकरीबन 2.5 वर्ष कबल एक मंसूबा जिसके तहत टनलों पर काम शुरू हुआ था, एक और सुरंग पंथियाल के मकाम पर बनाई जा रही है और उस टनल को ठीक 2 महीने बाद खोलने की तैयारी की जा रही है। यानी फेब और मार्च का महीना निकलकर 15 अप्रैल से उसको खोलने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ काम करने वाले जो अफसरान हैं वो हालात पर जब नजर रख रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हिदायत दी गई है कि 15 अप्रैल 2022 से यानी इसी साल पंथियाल के टनल को भी खोल दिया जाएगा, जिससे गाड़ियों की आवाजाही और भी आसान होगी। एक तरफ बनिहाल के स्ट्रेच में जहां पर हाल ही में नवयुक्त टनल को ओपन करके ट्रैफिक को थोड़ा सा आसान बनाया गया, लेकिन ओवरलोड गाड़ियों से बचने के लिए और बाकी जो ट्रैफिक जाम है और बार बार जो पस्सियां गिर रही है, उन सारी चीजों से निजात पाने के लिए 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतल्लिका एजेंसियों को, जिम्मेदारान को यह कह दिया है कि 15 तारीख 2022 को यानी अप्रैल के महीने में उस टनल को खोल दिया जाए, जहां से गाड़ियों की नकलो हमल और भी आसान होने वाली है। चलिए जी, ये तो थी जनाब कौमी शाहराह की बात। जरा एक और अच्छी खबर की ओर भी आते हैं। कमोबेश 2 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तलबिये के बीच जम्मू कश्मीर से ज़ायरीन का पहला काफिला मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना हो गया है। यानी उम्रा की सादत हासिल करने वाले, लेकिन जो कई महीनों से इंतजार में थे, 2 साल के बाद उम्रा का फिर से जम्मू कश्मीर की तरफ से आगाज हुआ है और 47 से ज्यादा ज़ायरीन का पहला काफिला कल रवाना हो गया है। कश्मीरी ज़ायरीन का पहला ग्रुप 2 साल के बाद बिलाखिर श्रीनगर से उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गया है और हज और उम्रा कंपनियों से वाबस्ता जो मुंतज़मीन है, लगातार उनकी मशावरत और मीटिंग्स जो होती रही थी, इसमें कोविड की वजह से सऊदी इंतज़ामिया ने भी पाबंदियाँ आयद की थी। अब जब वो पाबंदियाँ हटी हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके दिल्ली मरकजी हुकूमत और सऊदी इंतज़ामिया के बीच एक MOU भी साइन हुआ है, उस MOU के पेश नज़र ही अब ज़ायरीन का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और पहला काफिला बाज़ाब्ता तौर पर तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद रवाना हो गया है। इसमें इंतजार ये भी है, चूंकि 47 कश्मीरी ज़ायरीन का पहला काफिला रवाना हुआ है, तो इसी हफ्ते के आखिर में मजीद 49 ज़ायरीन जो कि सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे, ये भी मुतलकिन की तरफ से जानकारी दी गई है। और इसमें कुछ चीजें, चूंकि कोविड-19 है तो गाइडलाइंस काफी सख्त हैं और 2-2.5 वर्षों के दौरान जब ये सारा सिस्टम पूरी तरीके से भारत से सऊदी अरब तक बुरी तरह मुतासिर हुआ, उन सब के बीच में बार बार सरकार की तरफ से परवाजों से लेकर उन कैंप्स तक, उन खेमों तक जहां पर इन ज़ायरीन को रुकना है, होटल्स तक नई गाइडलाइंस जारी की गई। और इस बार क्या कहा गया कि उम्रा की अदायगी मार्च 2020 से, जब हम देख रहे थे सारी चीजें सस्पेंड करनी पड़ी थी कोविड के सबब, दोबारा रिज्यूम हुई हैं। तो इस वक्त एक तो ये कि मिस्र, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भारत, ये वो मुल्क हैं जिनके ज़ायरीन इस वक्त उम्रे के लिए जा सकते हैं। ये तो पहले गाइडलाइन में नेशनल लेवल पर कह दिया गया है।
दूसरा कोविड के सबब, चाहे वो होटल्स में रुकने वाले जायरीन हैं या फिर अगर कहीं और पर भी उनकी यानी ट्रेवल एजेंसियों के साथ या एजेंट्स के साथ जिस तरीके से राब्ते हैं और उसी हिसाब से वो इस बार वादी कश्मीर से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं, तो सख्त एहतियात बरतने की उनसे न सिर्फ ताकीद की गई है बल्कि ऑलरेडी ये कह दिया गया है कि जिन होटल्स के अंदर वो रुकेंगे वहां पर पहले से पाबंदियां सऊदी हुकाम की तरफ से लगाई गई हैं, लेकिन यहां से जो मुंतजमीन हैं उनको भी उसमें मजीद इकदाम उठाने होंगे और 5 दिन का करंतना जरूरी करार दिया गया है। यानी यहां से जो जायरीन जाएंगे 5 दिन के क्वारंटीन करने के बाद उसके बाद उनकी जो उम्र की अदायगी है जो 5 दिनों के बाद उसकी मजीद आगे जायरीन की तरफ से इसमें पेशरफ्त की जाएगी। चलिए जी, अब जरा बात भारत और पाकिस्तान की भी आपको बताते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक और गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। जहां भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते पुरतनाव है, वहीं पर इन पुरतनाव हालात के बीच पाकिस्तानी इंतजाम यानी पाकिस्तानी वजारत खारजा की तरफ से एक और प्रपोजल जो है वो मूव किया गया है। और इस बार जो प्रपोजल मूव किया गया है वो पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियती फिरके हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत के सामने ये प्रपोजल रखा गया था और उसी प्रपोजल को भारत सरकार के सामने शेयर किया गया। और प्रपोजल है क्या? पहली बार वाघा के बदले फिजाई राब्ते से भारत आना चाहते हैं जायरीन, यानी जो लोग मजहबी सयाहत के लिए आना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है पाकिस्तान के अंदर, ये पहली बार होगा कि पाकिस्तानी हिंदू लीडर्स की तरफ से प्रपोज किया गया कि जनाब भारत के साथ ये मामला उठाया जाए कि वाघा सरहद के बजाय हवाई जहाज के जरिए से हमें आने की इजाजत दी जाए, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच यानी भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार स्टैंड स्टिल मामला बने हुए हैं, हालात कशीदा बने हुए हैं, स्पेशली 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन अब वजारत खारजा जो पाकिस्तान का है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर वो प्रपोजल मूव किया गया है दिल्ली की ओर, जिसमें इस बात की दरख्वास्त की गई है कि जायरीन चाहते हैं कि जनाब वो वाघा सरहद के बजाय इसे हवाई रास्ते के जरिए से आने की इजाज़त दी जाए। दिल्ली के अंदर जो हमारे ज़राया है उनका मानना है कि प्रपोजल तो मूव किया गया है, लेकिन इस पर हतमी फैसला और गवर्नमेंट क्लियरेंस आने में कुछ मजीद वक्त लग सकता है, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच आपसी ताल्लुकात इस वक्त बेहतर नहीं है। तो ये दिल्ली से भी हमें ये कहा जा रहा है। आपको याद होगा कि 2019 के बाद लगभग दोनों मुल्कों के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा 5 अगस्त के बाद, और उसके बाद तिजारती राब्ते बंद हुए, फिजाई राब्ते बंद हुए, और उसके बाद कोरोना में रही सही कसर पूरी हुई है। अब ये नई पहल जो अक़लियत की तरफ से, पाकिस्तानी अक़लियत के लीडरों की तरफ से की गई है, इसका कितना मुअस्सर फ़ायदा होगा ये आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है, प्रपोजल मूव किया गया है, डिप्लोमेटिक चैनल्स ने उसको भेज दिया है, लेकिन क्लियरेंस कब तक होगी इसमें कोई बात अभी तक नहीं कही जा सकती है। कमोबेश 170 जायरीन ऐसे थे जो इस बार आना चाहते थे निज़ामुद्दीन की दरगाह पर, उसके साथ साथ 20 हिंदू जायरीन भी ऐसे थे जिन्हें फैसिलिटेट करना था, आना था यहाँ पर, वो गंगा के अंदर आना चाहते थे और यहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात को पूरा करना चाहते थे। उसके साथ साथ दुनिया भर के भी जो लोग पाकिस्तान के दुनिया भर के अंदर वो भी लगातार इस कोशिश में है कि दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते और राब्ते जो वो बेहतर हो, लेकिन कब ये होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना ज़रूर होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी बात ये कि पाकिस्तान की तरफ से एक और प्रपोजल जो है वो मूव किया गया है। भारत सरकार की जो ज़राया हमारे वजारत खारजा के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि डिप्लोमेटिक चैनल्स ने ज़रूर इसको मूव किया है, लेकिन हतमी फैसला लेने में मजीद कुछ ताखीर इसमें लग सकती है। इस्लामाबाद की तरफ से दिल्ली के साथ राब्ता किया गया और पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल की मुदाखलत के बाद इन चीज़ों को मजीद आगे ले जाने और आसानियां पैदा करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। आपको याद होगा कि तकरीबन 1 महीने पहले कुछ पाकिस्तानी जो जायरीन हैं वो हिंदुस्तान आए थे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आए थे, उन लोगों को भी वाघा अटारी सरहद से लाया गया था और उस प्रोग्राम में भी हमने बताया था कि उस वक्त उनकी तरफ से दिल्ली पहुंचकर मुतालबा किया गया था कि परवाजों का सिलसिला शुरू होना चाहिए। यानी आसान लफ्जों में कहें तो उस पार से इस तरफ जो लोग आना चाहते हैं, मुख्तलिफ मजहबी मकामात का रुख करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग आए भी, लेकिन इसके बाद जो आना चाह रहे हैं उन्हें फ्लाइट्स के जरिए भी लाया जाए, ये मुतालबा अब किया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से इशफाक ने बताया कि हतमी फैसला भारत सरकार को लेना और उसके बाद पाकिस्तान से दोबारा रजू किया जाएगा सिफारती सतह पर। यह अच्छा जी, इसमें एक चीज जो डेवलपमेंट अब मुझे पता लग रही है एक और, वो ये भी है कि मुंह जो ये प्रपोजल पाकिस्तान के अंदर हुआ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान हैं जिन्होंने ये कहा कि जनाब ये डेडलॉक तो तोड़ना पड़ेगा, किसी न किसी को तो ये तोड़ना पड़ेगा।
चाहे पाकिस्तान की तरफ से भी पहल हो या भारत की तरफ से पहल हो, इसमें तो एक ब्रेक थ्रू लेना पड़ेगा। और ये ब्रेक थ्रू जैसे डीजीएमओ लेवल पर लिया गया था, उसी तरीके का एक और ब्रेक थ्रू जो है वो लेना पड़ेगा, ताकि मजीद आसानियां जो है वो दोनों मुल्कों के लोगों को देखने को मिले। तो लेट अस होप कि आसानियां हो, क्योंकि जितनी आसानियां यहाँ पर सफ़र में होंगी, जितना पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, उतना ज़्यादा जो डिप्लोमेटिक टेंशन होता है वो भी कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, और जो पेचीदा राहें हैं उसमें भी आसानी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो ये तो जनाब भारत और पाकिस्तान की बात थी। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा आपको बताते हैं उस इंडेक्स का हाल जिस इंडेक्स को लेकर गुज़श्ता दिनों एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर दाखिला ने बड़ी बात दिल्ली से कही, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तकरीर की, डॉक्टर जितेंद्र साहब ने तकरीर की, क्योंकि मामला DDGI का था, यानी जहां पर हम गुड गवर्नेंस सेक्टर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अब जरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहां पर क्या कुछ आया है, इस पर एक नज़र डालते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सामने आया क्या है। जम्मू, श्रीनगर, डोडा, ये 3 अजला ऐसे हैं जिन्हें कहा गया कि ये जी परफॉर्मेंस इनकी जो है वो एक्सेप्शनल रही है, बेहतर रही है जी गुड गवर्नेंस सेक्टर के अंदर, जो गुज़श्ता दिनों DDGI की रिपोर्ट सामने रखी गई है। बांडीपोरा, बारामुल्ला, पुंछ, ये 3 ऐसे अजला हैं जो बिल्कुल भी टॉप रैंकिंग लिस्ट में नहीं आए, न टॉप 10 में या टॉप 15 में। ये 3 अजला जो है वो कहीं पर भी नजर नहीं आए। और कई इलाके, कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहां पर मार्जिनल बहुत कम फर्क रहा है जी आपस में मुकाबले के दौरान। अब ये मुकाबला और क्या कुछ था वो जरा डिटेल आप समझिएगा। जम्मू, श्रीनगर, डोडा जो परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, तो यहां पर कहा गया कि जनाब गवर्नेंस सेक्टर जो है अंडर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें इन तीनों अजला ने काफी ज्यादा बेहतरी जो है वो देखी है। अब ये इंडेक्स कैसे है उसको समझिएगा कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें 10 सेक्टर्स को लिया गया है और 55 इंडेक्टर्स इसमें है, यानी 55 तरीके से इसको मापा गया है और 116 डाटा आइटम्स इसमें रखे गए हैं, ताकि परखा जाए कि हर एक सेक्टर के अंदर कितनी बेहतरी और कितनी आसानी जो है वो लोगों को है। जिन सेक्टर्स को लिया गया उनमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स हैं, कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज है, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जुडिशरी है, पब्लिक सेफ्टी है, एनवायरनमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है। ये वो सेक्टर्स है जिन पर ये मापा गया है गुड गवर्नेंस का सेक्टर। और जब हम आगे देखते हैं तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स का तो मैंने यहां से बताया। जब हम पहाड़ी इलाकों की ओर देखते हैं जिनमें कश्तवाड़ है, कश्तवाड़ की तरफ से ऑब्टेन किया गया जी, जो उसको रैंकिंग मिली है, फर्स्ट रैंक मिला है जी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के अंदर। ये देखने वाली बात होगी। आगे हम और भी नुमाइंदों से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना ये सही है और कितना गलत है। एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स के अंदर किश्तवाड़ जो है वो नंबर 1 पर है और दूसरे रैंक इसकी आई है जी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में, यानी किश्तवाड़ 2 चीज़ों से, एक तो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में नंबर 1 है और दूसरी रैंकिंग इसको मिली है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में। रामबन सिक्योर किया जाए, रामबन की जो पोजीशन आई है जी वो सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में रामबन नंबर 1 पर आया है और दूसरी रैंक में इसकी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आई है, यानी 2 अजला दोनों पहाड़ी इलाके हैं। और ये कहानी यहां से है। सांबा की जहां तक आप बात करें, मैं जम्मू प्रोविंस की आपको फटाफट से बात बता रहा हूं। सांबा तीसरी पोजीशन में है जी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटी सेक्टर के अंदर। अब जो साबिका मुलाजमीन है वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि ये जो इंडेक्टर्स आए हैं, ये जो रिपोर्ट आई है, ये किन बुनियादों पर बनाई गई है। गांधरबल फर्स्ट रैंक आया जी फाइनेंशियल इंक्लूजन में और सेकंड रैंक आया जी ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट में। और इसी तरीके से अनंतनाग ने रिसीव किया जी 3rd रैंक सोशल वेलफेयर में और सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में और फाइनेंस सेक्टर के अंदर। पुलवामा जो है वो उन्होंने पहली रैंक ली जी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर और रियासी ने ऑब्टेन किया पहली पोजीशन जी पब्लिक हेल्थ के अंदर। मेरी समझ से ये बाहर है। और शुपियान ने फर्स्ट पोजीशन ली जी एनवायरनमेंट के अंदर। अब माहौलियात के अंदर शुपियान नंबर 1 पर आया है और माहौलियाती तब्दीली वहां पर नहीं है जी और बेहतर हो रहा है सब कुछ। लेट अस होप सो कि अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें सही हो ग्राउंड जीरो पर और जिस तरीके से इसको पेश किया गया उसी तरीके से आवाम को भी राहत हो। और फिर आगे जनाब जब आप देखेंगे तो
जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या फूड सप्लाई, सोशल वेलफेयर, कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग और दीगर चीजें हैं, उसे भी एक इंडिकेटर के तौर पर देखा गया है। तो कुल मिलाकर चंद अजला की बात आज हमने आपको बता दी, इसलिए क्योंकि लगातार आपकी तरफ से जो फीडबैक आ रहा था कि ये बताया जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में किसको कहां पर दर्जा मिला है। अब ये ऑलरेडी वेबसाइट्स पर भी आ गया, अब आप भी खंगालिएगा तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में और डिटेल जो है वो निकलेगी, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा कम होता है। तो चंद डिस्ट्रिक्ट की मोटी मोटी बातें आपके सामने इस रिपोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस की रिपोर्ट रखी गई है, और कहा गया कि यूटी पहली रियासत बनी है जहां पर यह इंप्लीमेंट किया गया, पूरे मुल्क में होगा जी। इससे गुड गवर्नेंस में मदद मिलेगी और इससे आवाम को पता लगेगा कि किस सेक्टर के अंदर क्या कुछ करने की और जरूरत है, और सरकार को भी एक फीडबैक मिल रहा है। इससे लेट अस होप सो कि फीडबैक मिले और काम इसी तरीके से आगे बढ़े। जी आसिफ। चलिए, हुकूमत की कारकर्दगी की बात हो रही है और हुकूमत के इकदाम पर बात हो रही है, तो बात जरा वज़ीर आज़म के हवाले से भी करते हैं, चूंकि इसमें जम्मू कश्मीर का भी जिक्र हुआ है। और गुज़श्ता रोज हमने आपको बताया था कि जब तकरीब हुई थी तो उन सभी बच्चों और बच्चियों को जो स्पोर्ट्स में, कल्चर में, आर्ट में, मुख्तलिफ शोबों में उनकी शानदार कारकर्दगी रही है, अलग अलग फील्ड्स में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे थे, सलाहियतों का लोहा मनवा रहे थे। और इन सारे बच्चों में जिनको अभी तक बाल पुरस्कार अवार्ड से भारत सरकार की तरफ से नवाजा गया है, मेडल दिया गया है, 1 लाख का चेक है और सरकार की तरफ से इन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इन बच्चों में खिता चनाब से एक बच्चा चेस प्लेयर हैं, डोडा से इनका ताल्लुक, ये भी इस तकरीब का हिस्सा थे। जब वज़ीर आज़म ने बराह रास्त वर्चुअली इन सभी बच्चों से बात भी की, जबकि सुंजवा आर्मी कैंप के अंदर की एक बच्ची जिसको बाल पुरस्कार अवार्ड उसकी बेहतरीन खिदमात के लिए दिया गया है, वो भी वज़ीर आज़म को सुन रही थी। और यहां तक कि नौशहरा के अंदर बाल सैनिक जिसका वज़ीर आज़म ने जिक्र किया है, और बच्चों के मुतालिक जब तकरीब रखी गई थी तो मध्य प्रदेश से लेकर, दिल्ली से लेकर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर तक के उन सभी बच्चों को कल बोलने का मौका दिया गया जो इस तकरीब का हिस्सा थे। यानी बाल पुरस्कार अवार्डीज ये सभी थे जिनके लिए सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट की जा चुकी है। इनमें जिला डोडा से चिंटा गांव से ताल्लुक रखने वाला बच्चा, जो कि कुल मिलाकर 30 के करीब बच्चों ने इस तकरीब का हिस्सा थे, और इनमें एक बच्चा जो कि जिला डोडा से था, वज़ीर आज़म से उनकी बात हुई। दूसरा जो कि फरवरी 2018 में सुंजवा कैंप के अंदर आपको याद है कि मिलिटेंट अटैक हुआ और उस अटैक में बहुत सारे सर्वाइवल्स थे, 5 फौजी एहलकारों की जान चली गई थी, कुछ लोग जख्मी हुए थे, इनमें फौजी जवान भी थे। और इन्हीं में से एक बच्ची जो बच कर निकली थी, उनकी भी वज़ीर आज़म की तरफ से कल उस बच्ची की तारीफ की गई, उन्हें भी बाल पुरस्कार अवार्ड से नवाजा गया। और जब अवार्ड दिए गए तो वज़ीर आज़म ने नौजवान नस्ल को मुल्क का मुस्तकबिल करार देते हुए कहा कि यही वो बच्चे हैं इनोवेशंस में, तामीर और तरक्की में, अहम मंसूबों में सबसे बड़ा रोल इन बच्चों का न सिर्फ आज है, माजी में भी था और मुस्तकबिल में भी रहेगा। वज़ीर आज़म की चंद बातें आप तक पहुंचाते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ेंगे। यानी ये लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए है, आपकी पीढ़ी और आपके लिए है। अगले 25 सालों में देश जिस ऊंचाई पर होगा, देश का जो सामर्थ्य बढ़ेगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी युवा पीढ़ी की है। साथियों, हमारे पूर्वजों ने जो बोया, उन्होंने जो तप किया, त्याग किया, उसके फल हम सबके नसीब हुए हैं। लेकिन आप वो लोग हैं, आप एक ऐसे कालखंड में पहुंचे हैं, देश आज उस जगह पे पहुंचा हुआ है कि आप जो बोएंगे उसके फल आपको खाने को मिलेंगे। इतना जल्दी से बदलाव होने वाला है। इसलिए आप देखते होंगे कि आज देश में जो नीतियां बन रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, उन सबके केंद्र में हमारी युवा पीढ़ी है, आप लोग हैं। आप किसी सेक्टर को सामने रखिए, आज देश के सामने स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन है, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा अभियान हमारे सामने है, मेक इन इंडिया को गति दी जा रही है, आत्मनिर्भर भारत का जन आंदोलन देश ने शुरू किया है। देश के हर कोने में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ले रहा है। चलिए जी, बाल पुरस्कार अवार्ड के मौके पर वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे थे उन
बहादुर बच्चों से, जिन्हें 2022 के लिए चुना गया था, और एक एक की तस्वीर कल मज़कूरा वजीर की तरफ से भी ट्वीट की गई और वजीर आज़म के दफ्तर से भी जो है वो ट्वीट की गई है। अभी ये जो 29 बच्चों को ये जो ऑनर अवार्ड दिया गया है, इनमें 15 बच्चे हैं और 14 जो है वो बच्चियां हैं। 21 रियासतों और यूनियन टेरिटरी से इन्हें चुना गया है और इन्होंने जिन सेक्टर्स के अंदर काम किया है वो क्या है जी? सोशल सर्विस में किसी बच्चे ने नुमाया काम किया है, और किसी ने स्पोर्ट्स में किया है, किसी ने आर्ट एंड कल्चर में किया है, और किसी ने बहादुरी इतनी दिखाई है कि दूसरों की जान बचाई है, जिसमें सुंजवा कैंप के अंदर वो बच्ची भी है जिसने खुद ग्रेनेड की जद में आकर जख्मी होने के बावजूद अपने वालिदैन को वहां से रेस्क्यू करवाया और दीगर लोगों को भी बचाया। तो इसमें पहले ही आपको आसिफ ने बताया कि इसमें कैश प्राइज जो है वो 1 लाख रुपया है। उसके साथ साथ कुछ और चीजें जो है, जो दस्तावेज हैं, वो मरकजी हुकूमत और मरकजी वजारत की तरफ से दिए जाते हैं और वजीर आज़म साहब इसको देते हैं। तो ये बच्चे जो हैं जिन रियासतों से इनका ताल्लुक है, इनमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश है। तो इन इलाकों से इन बच्चों को जो है वो चुना गया है नेशनल लेवल पर। जी अब जरा वक्त हो गया जी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि वैक्सीन कारी से लेकर कोविड तक सूरत हाल क्या कुछ बन रही है। उसके बाद आपको बताएंगे कि नेशनल वोटर्स डे भी है, लेकिन नेशनल वोटर्स डे के साथ साथ कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक और तोहफा दिया है। किन लोगों के लिए वो तोहफा है क्या वो बात, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और नेशनल टूरिज्म डे भी है, उस हवाले से क्या कुछ तकरीबात आज होने जा रही है, किस तरीके का एहतमाम किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद। ये तस्वीरें 12 अक्टूबर 2019